पैक पैकेज आपने देख लिया है। इसी पर हम तफसील से बात करेंगे कि सर्दी के मौसम में कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, हम क्या क्या गलतियां करते हैं और किस किस मामले में बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। तो इस पर तफसील से बात करेंगे। अपने गेस्ट से आपका इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ तो हमें ज्वाइन किया लाहौर स्टूडियो में कंसल्टेंट फिजिशियन है डॉक्टर शमसुल हक। इनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया माहिर ग़िज़ाइया डॉक्टर सोबिया ने, और जिम ट्रेनर रहमान अब्बास ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का कि आपने हम लोगों को वक्त दिया है, ख़ास तौर पर सबसे पाकिस्तान को वक्त दिया है। तो डॉक्टर साहब पहले तो आपसे शुरुआत कर लेते हैं गुफ्तगू की कि आखिर सर्दियों का मौसम है, लोग ज़्यादा बीमार क्यों होते हैं, पहले तो ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सर्दी आई है जी, दिसंबर आया है और लोग मेरा ख्याल है 365 डेज में सिर्फ इसी का वेट करते रहते हैं एंड दे ऑल्सो बिकम सम काइंड ऑफ ओवर एक्साइटेड एज वेल। लेकिन सर्दी के साथ एक चीज़ और है कि हमारे मैं आम अल्फाज में बात करूं, हमारे जिस्म इस तरह से डिज़ाइंड नहीं है कि हम बहुत बड़े टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस को बहुत आसानी से डील कर जाएं। बिल्कुल, क्योंकि आप टेम्परेचर देखें, फॉल किया है 45 से आया है, 47 से आया है तकरीबन 19 पर, 18 पर, उसके बाद मज़ीद इसने कम होना है। इतनी बड़ी फ्लक्चुएशंस हमारी बॉडी फ़ौरन डील नहीं कर सकती। बिल्कुल, इससे बॉडी में एक स्ट्रेस डेवलप होता है। स्ट्रेस हमारे लिए एक एमरजेंसी सिचुएशन है और उस स्ट्रेस को फिर डील करना बहुत बहुत ज़रूरी है। रीज़न इसकी ये है, जितने हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस हैं वो सारे एक स्टैंडर्ड और एक मयारी टेम्परेचर पर चल रहे हैं और वो टेम्परेचर पूरी दुनिया मानती है 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसको हम रूम टेम्परेचर का भी नाम देते हैं। और अगर हम उसको मेंटेन नहीं करते तो बहुत सी इलनेसेस, बहुत से प्रॉब्लम्स हमारे सामने आते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, मुझे ठंड लग गई, बिल्कुल, कोल्ड हो गया, फ्रॉस्ट बाइट बड़ी कॉमन है। फ्रॉस्ट बाइट आपने देखा होगा कि फिंगर टिप्स, नोज वगैरह जो है ना बहुत रेड हो जाते हैं एंड दे आर ट्राइंग कि नहीं हम बड़े मजबूत हैं, हम बड़े मजबूत हैं, हम बड़े मजबूत हैं। लेकिन उसके बाद पता लगता है कि नहीं, अब इम्यून सिस्टम जो है ना उसकी बस हो गई है। तो ज़रूरी ये है, आई विल सजेस्ट, ज़रूरी ये है कि आप जहाँ इतने कॉन्शियस हैं, आप अपने पूरे लाइफस्टाइल में हर लिहाज से हर चीज़ की केयर कर रहे होते हैं, आपकी ड्रेसिंग, आपके कलर्स, आपके मेकअप्स, आपके ये वो दिस एंड दैट, यू मस्ट बी वेरी केयरफुल ऑफ दिस एक्सट्रीम टेम्परेचर। ये ठंड भी लगा सकता है, नमूनिया भी कर सकता है। मैं थोड़ी अगर टेक्निकल टर्म्स बोलूं, बहुत से इन्फेक्शंस भी रिपोर्ट हुए हैं, बहुत से लोगों में पल्स वीक हो जाती है, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि टेम्परेचर फॉल करने का मतलब ये है कि आपकी हार्ट बीट जो है वो उसी के साथ साथ कम भी हो सकती है और भी बहुत से मसाइल हैं जो सामने आते हैं। सो इट्स बेटर कि आप अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखें। जिम ट्रेनर हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम पूछेंगे कि किस तरह से बॉडी टेम्परेचर ही विल डिस्कस द स्टैमिना। अगर बॉडी टेम्परेचर इतना रैपिडली फॉल कर रहा हो, रैपिड फॉल की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे जिस्म किसी भी सूरत एडजस्ट नहीं कर पाते। ज़रूरी है फिर हम शिवरिंग से बचें और हम कुछ गरम कपड़े भी पहने और वैसे खुराक भी गर्म इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर सोबिया, वैसे बहुत सी इन्फेक्शंस होती है सर्दियों में, कौन कौन सी ऐसे इन्फेक्शन जो तो कॉमन है? और दूसरा ये कि लोग ठंडा गर्म बहुत ज़्यादा लाइक सूप पी रहे हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए, चाय पी रहे हैं, कॉफ़ीज़ पी रहे हैं, तो ये जो है कितना ज़्यादा नुकसानदेह भी हैं? नुकसानदेह इस सेंस में लाइक जैसे अगर कोई बहुत ज़्यादा कॉफ़ी स्टार्ट कर देता है तो उस मतलब आपकी फूड चॉइसेस पे डिपेंड करता है। अगर आपकी फूड चॉइसेस बिल्कुल परफेक्ट हैं, आपको पता है कौन सी चीज़ आपको क्या चीज़ दे रही है, वो कितनी न्यूट्रिएंट डेंस है, तो आप फिर मतलब बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, उनको ओवरकम कर सकते हैं। मतलब ये होता है कि अब जैसे ही सर्दियाँ आती हैं लोग कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीना स्टार्ट कर देते हैं, तो कॉफ़ी से बेहतर है अगर हम हर्बल टीज़ या ग्रीन टीज़ स्टार्ट करते हैं। तो उसमें एक ऐसा मतलब कंटेंट होता है, उसमें कैटेचिन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी को मतलब वार्म अप तो रखते हैं, उसके साथ साथ हम लोगों को बहुत सारी इम्यूनिटी हमें मतलब वो दे रही होती है। उसमें बहुत सारे मतलब इस तरह की चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो आपकी इम्यूनिटी को इन्हांस कर रही होती हैं, आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा रही होती है। तो हर्बल टीज़ ज़्यादा बेहतर है। अगर हम ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी की निस्बत वो ज़्यादा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो हम कौन से टाइम पे, किस टाइम पे, कितनी क्वान्टिटी में क्या चीज़ लें। वैसे टाइम क्या होना चाहिए खुराक का? लाइक लोग होते हैं ना कि यहाँ से ड्राई फ्रूट्स खाएं, वहाँ थोड़ी देर बाद जी अब कॉफ़ी पीनी है, थोड़ी देर गुजरती है तो फिर वही एक तो वैसे लोगों ने बड़ा ट्रेंड बना लिया, सर्दी में आइसक्रीम खाते हैं एक मतलब फ़न के तौर पर या स्टाइल के तौर पे कि जी हम मज़ा इंजॉय करें सर्दी को। तो ये तमाम चीज़ें जो है, इतनी इम्बैलेंस खुराक है, ये कितनी नुकसानदेह होती है? सर्दियाँ देखा जाए तो हमारे मतलब मुल्क में बहुत कम टाइम के लिए आती हैं। तो लोग इंजॉय इस टाइम पे मेरा ख्याल है आइसक्रीम छोड़ के आपको मतलब प्रोटीन शेक्स और ये सूप वगैरह ये सब ट्राई करने चाहिए, ये सब इंजॉय करने चाहिए। इनमें मतलब आपको मतलब उनका एक तो टेम्परेचर ऐसा होता है कि आपकी बॉडी को वार्म अप रखता है, तो उसको बहुत सारी मतलब उनमें आपको बहुत सारा न्यूट्रिएंट डेंस फूड जा रही होती है। लाइक
अगर आप सूप ले रहे हैं तो उसमें आपको प्रोटीन भी जा रहा है, आपको वेजिटेबल्स भी जा रही हैं, आपको एग जा रहा है, आपको मतलब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जा रहे हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे होते हैं, आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ों को ओवरकम करने में, एक बहुत सारे डिजीज़ से सर्दियों से बचाते हैं। और दूसरी बात ये कि मतलब आप सूप ले रहे हैं उसके साथ साथ आप ग्रीन टीज़ कौन सी यूज़ करें। ग्रीन टीज़ में ये होता है कि हम आर्टिफिशियल ग्रीन टीज़ पे चले जाते हैं, तो वो ज़रूरी है आपको पता हो कि आप ग्रीन टी घर में किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। हर्बल टीज़ इस्तेमाल करें, हर्बल टीज़ का इस्तेमाल करें, फिर ही हम आपको फिट रख सकते हैं सर्दियों में। रहमान, वैसे बहुत ज़्यादा लोग जो है ना सर्दियों में टिका के एक्सरसाइज करते हैं, तो वो एक्सरसाइज कर तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद कौन सी ऐसी चीज़ें जो जहाँ पे वो गलतियाँ करते हैं, और जैसे कोई किसी का मसल पुल हो जाता है, किसी को कोई ना कहीं टांग में कोई वेन जो है वो खिंच गई है, कुछ कैसी गलतियाँ बहुत कॉमन इशू है और बड़ा अच्छा सवाल है। पहली बात तो ये कि डाइट बैलेंस नहीं होती है, हम वर्कआउट ज़्यादा करते हैं अपने बॉडी वेट के उससे ओवर हम वर्कआउट करते हैं। दूसरी बात ये कि अगर मौसम चेंज हो गया तो डाइट पैटर्न भी चेंज करना पड़ेगा, उसका इफेक्ट पड़ता है बॉडी पे, वर्कआउट पे। ये नहीं कि आप खाए पिए बगैर आ गए हो, मौसम चेंज हो गया और वर्कआउट करना शुरू कर दिया। 70% आपका जो है ना डाइट पार्ट प्ले करती है और 30% वर्कआउट। और हम क्या करते हैं, ये टोटल ऑपोजिट है। हम 70% वर्कआउट कर लेते हैं और 30% डाइट, वो भी डाइट इस तरह मूड के हिसाब से, उसको प्रॉपर बैलेंस नहीं करते कि वाकई हमें क्या चाहिए। और अभी कॉफ़ी की बात कर रहे थे, ये मोस्टली लोग सोचते हैं जी कॉफ़ी सुबह दोपहर शाम पीनी चाहिए। इसकी एक एवरेज है, कैफीन की एक एवरेज है जो हमने मैक्सिमम पीनी है, वो है 300 mg, लेकिन उसको वर्कआउट भी उस हिसाब से हमने करना है। उसके बाद वाटर इनटेक भी रखना है। अगर आपने कैफीन ले लिया है तो वाटर इनटेक भी ज्यादा होना चाहिए। हाँ, सर्दियों में वैसे बड़ा मसला होता है कि ठंड लग रही, पानी बड़ा कम पिया जाता है। एग्जैक्टली और उसका इफेक्ट पड़ता है आपके इम्यून सिस्टम पे, स्लीपिंग डिसऑर्डर, उसके अलावा किडनी। और उसके जो अभी आपने बात की कि इश्यूज क्या होते हैं, इश्यूज ये होते हैं कि हम जाते ही मशीन को यूज़ करना शुरू कर देते, प्रॉपर वार्म अप नहीं होते। विंटर में आई थिंक 10 to 15 मिनट्स हमें प्रॉपर बॉडी वार्म अप करनी चाहिए, देन वर्कआउट करना चाहिए। मसल स्टिफ नहीं होगा। उसके बाद क्या होता है कि हम कर तो लेते हो, घर जाते कहते हैं नहीं यार रहने दो, यहाँ से मसल पुल हो गया, बैक स्टिफ हो गई है। ये जो है ना कॉमन इशू है, कहीं भी आप चले जाओ आपको मिलेगा ऐसा। जाते मशीनें देखी, मशीनें जो है ना करनी लेकिन उसका एक प्रॉपर वे है, आप प्रॉपर वार्म अप करो, हर मसल को वार्म अप करो, स्ट्रेच करो, फिर आप एक्सरसाइज करो और आप ज्यादा वर्कआउट करोगे और इसका आपको रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। ये नहीं कि आप फेड अप हो जाओगे। वार्म अप कैसे किया जाए ये भी आपसे पूछेंगे, लेकिन एक कॉलर मौजूद है हमारे साथ, परवेज मुजफ्फरगढ़ से। अस्सलाम वालेकुम परवेज। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, क्या जानना चाहते हैं? मैं जी जानना चाहता हूँ, सन 2014 में मोटरसाइकिल पे से गिरा था मैं, और अब जो है ना जब भी सर्दियाँ आती हैं तो मेरे घुटने में दर्द होता है जी। ठीक, इसके लिए अगर कोई है डॉक्टर साहब से तो। परवेज, आपको कोई ऑपरेशन वगैरह तो नहीं हुआ था घुटने का? नहीं जी नहीं, ऑपरेशन नहीं हुआ था, वैसे ही चोट लगी थी, और जब भी सर्दी आती है तो दर्द होता है मुझे। चलें जी, ठीक है, अभी आपको बता देते हैं कि क्या इसका हल है। डॉक्टर साहब बताएं। देखिए जी, ये एक क्लासिकल एग्जांपल आ गई जो मैं अभी बात कर रहा था कि जैसे ही टेम्परेचर फॉल हुआ, बिल्कुल मस्कुलर पेन्स भी शुरू हो गई, जॉइंट पेन्स भी शुरू हो गई, स्पैज़म भी आ सकता है मसल में, कन्वर्जेंस भी हो सकती हैं, हज़ार और प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। क्योंकि जैसे ही मसल का भी टेम्परेचर फॉल करता है तो मसल भी अकोमोडेट नहीं कर पाता उतनी एक्टिविटी को, जो एक्टिविटी हम डेली रिक्वायर करते हैं। अब जो भाई का सवाल था कि जी सर्दी आने के बाद घुटने में दर्द होती है और इनको एक्सीडेंट हुआ है, इनकी एक कंप्लीट हिस्ट्री लेना पहले बहुत ज़रूरी होगा। एक्सीडेंट कैसे हुआ, किस एंगल पर गिरे, कहाँ चोट आई, उसके बाद ये कितना प्रेशर ले सकते हैं अपनी लिम्ब के ऊपर, अपनी टांग पर कितना वज़न डाल सकते हैं, ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होंगी। हाँ, इसमें हमारे पास फैकल्टी ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेस में फिजियोथेरेपी एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन है, जिसमें प्रॉपर असेसमेंट इसके मसल्स और इनके जॉइंट्स की करके फिर आगे इनको प्रोग्राम दिया जा सकता है। एक चीज़ ज़रूर है यहाँ पर, इनको जिस चीज़ से बचना चाहिए वो ये है कि अगर कोई भी इनको कोई वर्जिश बताता है घुटनों के लिए, अक्सर इन एरियाज़ में बड़ा प्रॉब्लम है, जरा वगैरह, तेल वगैरह बड़े लगाए जाते हैं, बड़ी इस तरह की मैल प्रैक्टिस चलती है, तो वो कंडीशन को मज़ीद ख़राब कर सकती है। बेहतर ये है कि किसी कंसल्टेंट से प्रॉपर कंसल्ट किया जाए और उसके बाद जो है डॉक्टर साहब ने भी दे दिया है कि आप किसी प्रॉपर कंसल्टेंट के पास जाएं और वहां पर जाके अपना ट्रीटमेंट करवाएं। एक और कॉलर मौजूद है कसूर से। अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या बात करना चाहते हैं आप? हेलो जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, आप क्या बात करना चाहते हैं? मेरा ना मगज का मामला है कि मुझे चलने फिरने में तकलीफ होती है, बहुत कम चलता हूँ मैं। ठीक है, आपने डॉक्टर से कोई बात की मुनीर साहब? मुझे मशवरा मिलना चाहिए। देखो जो ये जो होता है
मुझे चलने फिरने में बहुत तकलीफ है, मुझे काम नहीं होता मुझसे, मुझे हाथ भी मेरे ना। आपकी एज कितनी है? मेरी उम्र 52 है जी। ठीक, ओके, चलें अभी आपको बता देते हैं। एक और कॉलर मौजूद है, वलीद। अस्सलाम वालेकुम जी। वलीद अस्सलाम वालेकुम, बोलें। वलीद की कॉल ड्रॉप हो गई है। डॉक्टर साहब, मुनीर साहब का बताइएगा, उनका जो मसला है। मुझे प्रॉपर सुन नहीं पाया। ही वाज सेइंग हराम मगज। हाँ जी जी जी, बिल्कुल। और उसकी वजह से वो मूव नहीं कर पा रहे। हाँ जी, मूव नहीं कर सकते, उनकी एज 52 है। एज 52 है। इट मे लीड टू एनी सॉर्ट ऑफ स्ट्रोक, इट मे बी एनी स्ट्रोक। स्ट्रोक हो सकता है, किसी तरह की कोई वेसल बर्स्ट कर सकती है ब्रेन के किसी रीजन के अंदर, जिस वजह से उनका कोई ना कोई एक लिम्ब जो है वो मूव नहीं कर पा रहा है। और इसमें भी मैं फिर दोबारा यही बात करूँगा कि हमारे यहाँ कोशिश ये होनी चाहिए कि प्रॉपर स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। गो टू अ स्पेशलिस्ट, किसी न्यूरोलॉजिकल जो फील्ड का बंदा है, न्यूरोलॉजिस्ट है, उनके पास ज़रूर जाएं। सीटी स्कैन पहले करवाएं और सीटी स्कैन के बाद फिर असेस करवाएं कि इनको कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक हो गया। वैसे रहमान, मुनीर साहब के लिए कोई एक्सरसाइज भी बता दें कि उन्हें क्या करना चाहिए एक्सरसाइज वगैरह में? पहली बात तो ये कि जिस अभी डॉक्टर साहब ने बात की कि सॉर्ट आउट करना चाहिए कि इशू क्या है। अगर तो नॉर्मली है, कोई मेडिकली इतना इशू नहीं है, तो स्ट्रेचिंग और थोड़ी वॉक एक्सरसाइज आप करें। डाइट पैटर्न थोड़ा सा चेंज करें जो बहुत इफेक्टिव होगा। बहुत ज़्यादा ऑयली फैटी चीज़ों से दूर है। जिस तरह मौसम चेंज हुआ है, कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करें, जिंजर का इस्तेमाल करें जो इफेक्टिव है, बॉडी को भी वार्म रखेगा। इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। थोड़ा सा ना ओट मील ले लें जो बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रखेगा। और इसके अलावा लाल मिर्च यस, उसका इस्तेमाल करें थोड़ा सा। हाँ, खाने में हाँ, बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए, और थोड़ा वार्म भी रहेगा। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि इस एज के हिसाब से ना स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ही ठीक है। ठीक है जी। एक कॉलर मौजूद है, यार मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी, क्या हाल है? ठीक है जी, ठीक। आप क्या जानना चाहते हैं? बाजी, कुछ अर्सा पहले ना मेरा एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी में। ठीक। तो अब जैसे सर्दियाँ शुरू होती है, मेरी पसलियों में शदीद दर्द शुरू हो जाता है रात के टाइम। ठीक हो गया। चलें आपको भी बता देते हैं कि ये किसका क्या हल है और आपने क्या करना है। एक और कॉलर है, फरवा। अस्सलाम वालेकुम फरवा। वालेकुम अस्सलाम। आप जी क्या हाल है? जी ठीक। फरवा, आप क्या बात करना चाहती हैं? मेरा क्वेश्चन ये है कि सर्दियों में नाक बड़ा बंद रहता है, हालांकि बाप वगैरह लेने से भी इशू हो जाता है, खत्म तो हो जाता है, लेकिन अच्छी तरह डायग्नोज नहीं होता ये चीज कि 2-4 दिन खत्म होते हैं, उसके बाद दोबारा इशू शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। अभी जी हम आपको बता देते हैं कि आपका नाक क्यों बंद रहता है, इसका हल क्या है। एक और कॉलर मौजूद है, जवेरिया। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जी जवेरिया, बात करें। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ। हाँ जी, बोले, आपने क्या बात करनी है? अस्सलाम वालेकुम, मैं जवेरिया बात कर रही हूँ लाहौर से। जी जी जवेरिया, बात करें। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि अभी उन्होंने क्वेश्चन किया था हर्बल टी का, तो हर्बल टी का, तो मैं हर्बल टी पूछना चाह रही हूँ कि वो घर में बताए वेट लॉस के लिए। मेरे सजेरियन है और मैं एक्सरसाइज करती हूँ, तो वो फिर मेरे स्टिचेस में पेन होती है। ठीक हो गया, अभी बता देते हैं आपको। डॉक्टर सोबिया, पहले आप इन्हीं का जवाब दे दें, जवेरिया का ही। हर्बल टीज़ का ये, जैसे कि वो वेट लॉस के लिए पूछ रही हैं अगर, तो वेट लॉस के लिए ये कि मतलब सिर्फ हर्बल टीज़ पे, वो कोई मैजिकल टी नहीं है कि आपकी सिर्फ उसी से अगर आप वेट लॉस पे जाना चाह रही हैं। उसके लिए एक प्रॉपर डाइट प्लान है जिसको मतलब आप मतलब थ्रू आउट आप डे कैसे स्टार्ट कर रही हैं, फिर उसकी मील टाइमिंग्स क्या हैं, फिर आपके स्लीप आवर्स क्या हैं, आपका वेट कितना है, तो उसमें BMI वगैरह निकाल के फिर उसके अकॉर्डिंग डाइट दी जा सके। लेकिन वैसे मैं हर्बल टीज़ बता देती हूँ कि अभी सर्दियाँ तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये कि कोई भी टी, ब्लैक कॉफ़ी, मतलब आप एम्प्टी स्टमक नहीं लें, लेकिन जैसे सुबह उठते हैं तो उसका एक वो नहीं लेना है क्योंकि वो स्टमक के लिए बहुत नुकसानदेह है। दूसरा ये हर्बल टी के लिए ये है कि आप 1 कप पानी लें, उसको बॉईल करें अच्छे तरीके से, उसमें थोड़ा सा सिनेमन पाउडर ½ टीस्पून ऐड कर लें, उसके अंदर जिंजर जूस ऐड कर लें, और उसको जब उतारें तो उसके अंदर लेमन ऐड कर लें। लेमन का ये इसलिए उतार के क्योंकि वो विटामिन C कंटेंट है उसके अंदर, तो अगर आप वो ड्यूरिंग मतलब बॉइलिंग उसमें डाल देंगे तो वो सारा मतलब उसका ख़त्म हो जाएगा, तो वो हीट सेंसिटिव होता है। चलिए, ये जवेरिया आप घर में बनाइएगा हर्बल टी और इसको इस्तेमाल कीजिएगा। टाइमिंग्स भी वैसे बता दें, कौन कौन सी टाइमिंग्स ये आप अगर देखें, सुबह ब्रेकफास्ट करें, उसके बाद स्नैक टाइम है आपका, तो उसमें फिर ये है कि बिफोर लंच आप ले सकती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ये 5 मील्स आ डे आपको लेने पड़ते हैं। उसके बगैर अगर आप लेते हैं खाली, मतलब अगर आप बाकी सारी डाइट छोड़ दी हुई है आपने, आप बाकी कुछ नहीं करे, सिर्फ हर्बल टीज़ पे, फिर उसके वो उसमें आपके स्टमक पे असर हो जाता है। अच्छा चलिए जी, ठीक है। वैसे फरवा को फ्लू रहता है और वो कह रही है कि नाक उनका बंद रहता है, इसका अब क्या हल है? इसमें ये कह रही मैं भाप भी लेती हूँ, उसके बावजूद वो 2 दिन बाद फिर बंद हो जाता है।
हमारे नेज़ल कैविटीज़ में या इस तरह जो हमारी साइनस कैविटीज़ होती हैं उसमें हमारे सीलिया प्रेजेंट होता है, तो उसके लिए वो उसको टेम्परेचर बहुत अफेक्ट करते हैं। अगर मतलब हम अपना नाक को गर्म रखते हैं तो उसकी वजह से वो जो है वो आपको बहुत सारी बीमारियों से मतलब आपको बचाता है, बहुत सारे बैक्टीरिया से और वायरसेस से बचाते हैं। अगर अब वो कोल्ड हो जाता है तो उसका जो काम है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्कार्फ पहन के बाहर निकलें, उसको ढांप के रखें नाक को, कोई मतलब मास्क वगैरह यूज़ करें, तो वो उसके रीज़न ये हो सकती है कि वो बंद रहता है। ठीक हो गया, सर्दी से चलें जी। बचें। जो आपने बताई है ना टेक्निक्स वो अप्लाई करना चाहिए। डॉक्टर साहब वैसे एक हमारे कॉलर थे यार मोहम्मद, उन्होंने कहा कि उनका एक्सीडेंट हुआ है कार में और पसलियों में दर्द रहता है। जी जी। तो अब ये इसका फिर क्या? दोबारा एक्सीडेंट की हिस्ट्री है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर इसमें देखी जाएगी कि ये अभी जिस पोस्चर में बैठते हैं वो क्या है। रिब्स जो हैं ये डायरेक्टली अटैच्ड है हमारे स्केलेटन के साथ, और अगर हमारा पोस्चर कहीं पर भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, हम समटाइम्स जो है वो हम्प बैक यूं करके बैठते हैं, हमने अपने कंधे उठा लेते हैं, कुछ लोग होते हैं गर्दन आगे कर लेते हैं, गर्दन पीछे कर लेते हैं, तो इससे एंगल्स बदलते हैं और उससे भी दर्द जो है वो निकल सकती है और दर्द का एहसास हो सकता है। जी बिल्कुल। लोग करते क्या है इसमें, फिर पेन किलर्स वगैरह शुरू कर देते हैं, प्रॉपर असेसमेंट नहीं करवाते। लेकिन आई विल रेफ़र कि एक एक्सरे ज़रूर करवाया जाए सबसे पहले, और एक्सरे में देखा जाए कि कोई हेयर लाइन फ्रैक्चर, कोई हल्का सा ऐसा फ्रैक्चर तो नहीं है जिससे ये नज़रअंदाज कर रहे हैं और वो बढ़ता चला जा रहा है। और जब विंटर्स आ रही है, ठंड की वजह से वो उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे और इस वजह से उनको पेन हो रही है। आई विल प्रेफर वन मोर थिंग, साइनोसाइटिस स्पेशली जो बात हुई थी अभी, जिसका नाक जो है वो बंद रहता है, मैडम ने बहुत अच्छी बात की है कि सीलिया मौजूद हैं, कैविटी मौजूद है, और उस कैविटी से एक्चुअली वार्मिंग मैकेनिज्म होता है। ये कॉमन पब्लिक के लिए इंफॉर्मेशन है। दरअसल नेचर ने हमारे जो कैविटीज़ बनाई हैं ये सारी वार्मिंग अप के लिए हैं। आपकी जो एयर आप बाहर से इनहेल कर रहे हैं, इसको भी ये म्यूकस और ये सीलिया सारे वार्म अप कर रहे हैं, और अगर इसका टेम्परेचर फॉल करता है तो ये एक आइडियल सिचुएशन है फॉर इन्फेक्शंस, क्योंकि बैक्टीरिया, मैं कहता होता हूँ, बड़ा मौका परस्त है, इसको चांस मिलना चाहिए बस। वायरस बड़ा मौका परस्त है, अपॉर्चुनिस्ट है, इसको बस चांस मिलना चाहिए, कहीं मुझे फेवरेबल कंडीशन मिले और मैं ना जाके अटैक कर दूं बस। आजकल जो सीजन है ना वो सीजनल चेंजेस हैं, उस वजह से ये होता है। हाँ, एक चीज़ हम उसे ज़रूर कह सकते हैं कि एक आधी एंटी एलर्जिक ज़रूर ले लें, ठीक हो गया, लेकिन वो भी कंसल्ट कर लें, कंसल्ट करके फिर एक आधी एंटी एलर्जिक ज़रूर ले लें, ताकि ज़रा अगर बहुत ज़्यादा साइनसेस क्लोज हैं तो वो लंग वॉल्यूम उसकी वजह से जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है और उसको प्रॉब्लम कर सकता है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा मसला आ सकता है। तो इस तरह से इसको मैनेज किया जाए। चलें जी, इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। कॉलर मौजूद है यूनस, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी यूनस, बात करें। जी सिस्टर, हाँ जी, वालेकुम सलाम। जी यूनस, क्या बात करना चाहते हैं? जी मेरे ना मसला ये होता है, मैं ना पूछना चाह रहा हूँ, जब मैं जिम स्टार्ट करता हूँ ना, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, तो मेरे कंधों में ना दर्द होना शुरू हो जाती है। ये मुझे समझ नहीं आती ये क्या चीज़ है। ठीक है, चलें, आपकी एज कितनी है? मेरी एज 48 प्लस है। चले ठीक है जी। अभी हम रहमान साहब से पूछते हैं कि कंधों में क्यों दर्द होना शुरू होता है जिम जब भी स्टार्ट करते हैं? पहली बात तो ये कि प्रॉपर वार्म अप करें, वार्म अप नहीं कर रहे उसका। हाँ, मैं वैसे वार्म अप का पूछना चाह रही थी आपसे कि वार्म अप पहले करना कैसे, आप कह रहे थे वार्म अप करने पहले 15 मिनट ये में। बहुत समझ ले के सेंटर पॉइंट है ट्रेनिंग का, और इसके बिना ट्रेनिंग नहीं होता। इसको हम इग्नोर करते हैं, मोस्टली हम ना इसको इग्नोर करते हैं, चाहते हैं कि हम फौरन चाहते हैं ना बन जाए बॉडी हमारी। मसल शोल्डर के स्टिफ हो जाते हैं, ये मोस्टली है। डाइट पहले देखनी है कि उसमें गुड फैट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी गुड फैट नहीं है तो तब भी मसल जो है ना आपके स्टिफ होते हैं। शोल्डर स्टिफ होने के बाद हम इसको किस मसले को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? फर्स्ट वार्म अप भी समझ लिए, अगर स्टिफ हो जाते हैं तब भी आप ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप ये समझिए कि दीवार को आप पुश कर रहे हैं, बिल्कुल स्टिफ आप कर रहे हैं, इसको आपने रोटेट करना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये वार्म अप एक्सरसाइज है, इसको आपने 1 मिनट करना है। 30 to 40 रैप्स आप कर सकते हैं, अगर टाइम आप काउंट नहीं कर सकते। स्टिफ करके एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इसको आप अगर डेली बेसिस पे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसको आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करना है, और आर्म बिल्कुल आपके स्टिफ होने चाहिए फर्स्ट। उसके बाद हाथों पे या बहुत लाइट डंबल पकड़ ले, या इसी तरह आप ग्रिप करके स्टिफ कर लें। देन आप बैक पे हिट करें 1 2, ताकि आपके लैटरल मसल जो है ना वो वार्म अप हो जाए। 3 4। इस मौसम में 10 to 15 मिनट कोई भी वर्कआउट करना है, 10 to 15 मिनट जो है ना आपने वार्म अप करना है। उसके बाद आर्म स्टिफ, देन आपने साइड पे लेके और होल्ड करना है।
grip. 1, 2, 3. 99% लोग इसको स्किप करते हैं वार्म अप को. सेम लाइक अदर साइड. 1, 2, 3, 4. 3 सेट्स 10 to 15 मैक्सिमम रैप्स हो तो वो ज़्यादा अच्छा है. उसके बाद हमने करना है पाँव की पोजीशन, आपके शोल्डर पोजीशन जितनी हो, विड्थ इतना हो. उसके बाद आपने डाउन जाना है और होल्ड करना है. आर्म, शोल्डर, रिब्स, बैक आपकी स्टिफ हो. ये आपने करना. 1, 2. आपके बैक मसल, हैमस्ट्रिंग, काफ, लोअर बैक, रिब्स एरिया सभी मसल एक्टिवेट हो जाएं. 3. 15 मिनट्स करना है इसको. नो टोटल वार्म अप 15 मिनट. वार्म अप की बात. ये आप टोटल कैलकुलेशन करोगे ना, ये करते करते टाइम इतना लग जाएगा. शोल्डर के लिए स्पेशल, इसको आप थेरेपी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग भी. डंबल्स जैसा ग्रिप कर ले, अगर डंबल्स नहीं करने बहुत लाइट वेट में, देन आप इसको रोटेट करें. ये है शोल्डर रोटेटर के लिए जिनके स्टिफ हो जाते हैं. देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 15 रैप्स 3 सेट्स आपने करने जिनके शोल्डर स्टिफ हैं. क्योंकि अगर आपका बाइसेप एक्सरसाइज है फिर भी शोल्डर ने यूज़ होना है, चेस्ट वर्कआउट है फिर भी शोल्डर ने यूज़ होना है. इसलिए वार्म अप वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने करना है इस मौसम में. 10 to 15 मिनट. ये नहीं जाते ही पुशअप शुरू, जाते ही वर्कआउट शुरू के ऊपर नहीं कि आज ही अभी बॉडी बन जाए, क्योंकि विंटर चल रहा है और खाना भी अभी है. ये एक्सरसाइजेज बहुत इफेक्टिव और ये करनी चाहिए. ये जो अभी बता रहे थे कि मेरे शोल्डर स्टिफ हो जाते हैं, ये उनके लिए 3 सेट्स 10 to 15 रैप्स. ये वार्म अप करेंगे तो 10 to 15 मिनट्स आपके लग जाएंगे. उसके बाद आप वर्कआउट करो जो आपका डेली स्केड्यूल है, जिस मसल को आपने हिट करना है. चलें जी, आपने बड़ी वैसे ज़बरदस्त एक्सरसाइज बता दी है वार्म अप की खास तौर पर, क्योंकि जिम जो लोग करते हैं, आप आके बैठ सकते हैं रहमान साहब. आज आपने वैसे प्रॉप्स बड़े ज़बरदस्त रखे थे, दिल तो करे सारे प्रॉप्स से आपसे करवाती, लेकिन टाइम क्योंकि कम है, तो क्योंकि व्यूवर्स को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात थी वो यही था कि वो सर्दी में हम बताएं कि अगर उन्हें जिम करना है तो वार्म अप जो है वो कितना ज़रूरी है, वार्म अप किस तरह से करना चाहिए. तो आप तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आपने हम लोगों की रहनुमाई की और हमारे व्यूवर्स की रहनुमाई की है. सर्दियों में अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें और एक्सरसाइज करने से ख़ास तौर पे पहले आप वार्म अप ज़रूर करें, जैसे कि आपने को रहमान ने करके दिखाया है. और अब मुझे लेना एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जब ब्रेक के बाद आएंगे तो सितारों की चाल क्या कहती है इसी पर बात करेंगे.